मिनिमम सपोर्ट प्राइस हर किसान के लिए वो सरदर्द बना हुआ है और सरकार के लिए वो मनमंसूबी करने का एक बहुत बड़ा तरीका बना है। पाकिस्तान के सियासतदान आपसे नफरत करते हैं और यही है इन खालिस्तानियों का स्पॉन्सर। वैसे जी न्यूज भी आपको 10 से ज्यादा सबूत दिखा चुका है। आज एक और सबूत जी न्यूज आपको दिखाने जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जिसके बाद हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि कोई शक नहीं रह जाएगा कि आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हो चुकी है। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों मुमकिन नहीं है, आपको यह भी समझना चाहिए। 23 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी के लिए कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान है। दिल्ली बॉर्डर पर एक बार फिर से जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कौन है? क्या ये किसान है, या ये खालिस्तानी है, या ये आतंकवादी है, या ये उग्रवादी है, या ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता है? क्या ये सच में अपने हक के लिए आंदोलन कर रहे हैं, या इस आंदोलन के पीछे इनका कुछ और ही मकसद है? ये आखिर क्यों चुनाव के ठीक पहले आंदोलन कर रहे हैं? ये अगर सिर्फ आंदोलन करने आए हैं तो इन लोगों ने ट्रक में शराब क्यों भरी है? ये इतने सारे ट्रैक्टर लेकर क्यों आंदोलन कर रहे हैं? ये ट्रैफिक जाम कर अशांति क्यों फैला रहे हैं? क्या ये इनका आंदोलन हमारे देश का ही मुद्दा है, या फिर इसके पीछे कोई विदेशी षड्यंत्र है? आज ऐसे बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में चल रहे हैं, लेकिन इसका जवाब हर किसी के पास नहीं है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है इन सारे सवालों का सही जवाब। नमस्कार, मेरा नाम शिवांक यादव है। साथियों, आज पूरे 2.5 साल बाद किसान दोबारा दिल्ली आए हैं और जब वो दोबारा आए हैं तो मीडिया वालों ने अपना काम शुरू कर दिया है। उनको दोबारा खालिस्तानी और आतंकवादी घोषित करना शुरू कर दिया है। सामान्य जनता भी किसानों को उसी नजर से देख रही है। मीडिया हम सबको ये बताने में लगा है कि अगर किसानों की मांगे मान ली तो ये देश दिवालिया हो जाएगा, लेकिन असलियत आपसे छुपाई जा रही है। असलियत ये है कि आज हमारे देश के ऊपर एक बहुत गहरा षड्यंत्र चला जा रहा है, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारा देश एक अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र में फंसने जा रहा है और उसका इस किसान आंदोलन से क्या लेना देना है। आपको अभी तक ये नहीं समझ पाया आप लागू किस चीज को कराना चाहते हो। अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे एक बात बोलता हूँ। किसान कहता है एमएसपी कर दो, आप कहते हो किसान अन्नदाता है, अन्नदाता फ्री में नहीं देता। मैं किसान हूँ, हरियाणा का दोबारा कहने लग रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मैं फ्री में नहीं देता। मंडी में पूछता हूँ आड़ती से, हाँ भाई क्या रेट है? ये रेट नहीं लाता भाई, सस्ता है मंदा। हाँ जी क्या रेट है? ये रेट ले आऊंगा। किसान यूँ कहता हमारा अन्न मत खा। ठीक है भाई, किसान का अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन जो कपड़ा बना रहा है अपनी बहन बेटियों से बोल उतार कपड़ा। अब यहाँ पर जो ये आदमी कपड़े और जूते के दुकानदार वालों की बात कर रहा है, वो ये बताना भूल गया कि जूते और कपड़े एमआरपी पर बिकते हैं, मतलब कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। यानी सामान को बनाने वाली कंपनी ने अपनी सारी लागत और मुनाफा जोड़कर उसका एक फिक्स प्राइस तय कर दिया है। अब उस कंपनी को ये चिंता नहीं कि मार्केट में उसका सामान का रेट कम हो जाएगा। ठीक इसी तरह किसान भी ये चाहते हैं कि उनकी लागत और मुनाफा तय करके ही बेचा जाए, जिसे एमएसपी कहा जाता है। लेकिन आप लोग ये कहेंगे कि सरकार 22 से 23 फसलों पर एमएसपी दे तो रही है, मीडिया भी दिन रात यही दिखा रही है। इनमें ज्यादातर किसान पंजाब और हरियाणा के। एक बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि एमएसपी पर हंगामा बाकी किसान इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एमएसपी का फायदा पूरे हिंदुस्तान का सिर्फ 6% किसान उठा पाता है, उसमें भी सबसे ज्यादा पंजाब हरियाणा का है। पंजाब में 97% धान को सरकार खरीद लेती है, मतलब 97% धान एमएसपी पर खरीद लिया जाता है। लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और है, क्योंकि सरकार ने किसानों को फसल बेचने के लिए जो एपीएमसी मार्केट बनाई है वो देश के सिर्फ 2 या 3 राज्यों में ही है, और वो भी चुनिंदा 1 या 2। और इन 2 या 3 राज्यों में भी वो बहुत चुनिंदा जगह है जहां पर ये एपीएमसी मार्केट है। इन एपीएमसी मार्केटों में जब किसान अपनी फसल बेचने जाता है तो ये मार्केट वाले 10 तरीके के बहाने बनाते हैं, जैसे इनके पास फसल रखने की जगह नहीं है, गेहूं में धान में अभी भी नमी बची हुई है। इन सब बहानों से मजबूर होकर हर बार किसान को एमएसपी से बहुत कम दामों में अपनी फसल बाहरी व्यापारियों को बेचनी पड़ती है। अब एपीएमसी वालों के इन सब बहानों के बाद किसान के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बचते हैं। या तो वो इन एपीएमसी मार्केट में अपना सामान की कीमत बहुत कम करके बेच दे, या फिर उससे 100-200 रुपए ऊपर कहीं बाहर किसी व्यापारी को बेच दे। शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक
पूरे देश में सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी मिलता है, यानी 94% किसान बिना एमएसपी पर अपनी फसल बेचने पर मजबूर हैं। और पूरे देश के ये 6% किसानों में से 80% किसान हरियाणा और पंजाब के हैं। यानी अगर हम हरियाणा और पंजाब को छोड़ दें तो देश के बाकी सभी राज्यों को मिलाकर सिर्फ 20% किसान ही ऐसे हैं जो एमएसपी पर अपनी फसल बेच पाते हैं। आजकल ये जो शहर में रहने वाले लोग हैं, इनको जब देखो यही बोलते हैं कि हमेशा पंजाब और हरियाणा के लोग ही आंदोलन करने क्यों आ जाते हैं और पूरे देश में किसान नहीं है क्या। मोदी प्रेम में ये लोग ये भी भूल जाते हैं कि देश में सबसे ज्यादा खेती पंजाब और हरियाणा में ही होती है। किसी को ये बात समझ नहीं आती है कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में सिर्फ पंजाब हरियाणा के किसान ही थोड़ा बहुत ढंग की कमाई कर पाते हैं। और इस बात की तो दुनिया गवाह है कि अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन हमेशा वही लोग लड़ पाते हैं जो ना तो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, क्योंकि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर होते हैं उन पे अत्याचार होता ही नहीं है, उन्हें सरकार से लड़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उन्हें अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन करने से मतलब भी नहीं होता है। और जो लोग बहुत ज्यादा गरीब होते हैं वो सरकार से लड़ने की स्थिति में ही नहीं होते हैं। इसी तरीके से हमारे देश में किसान तो पूरे देश में है, लेकिन अधिकतर इतनी गरीबी में है कि उनके अंदर अब अत्याचार के विरुद्ध लड़ने की ताकत ही नहीं बची है। पंजाब में प्रत्येक किसान परिवार की मासिक आय 26,701 रुपए है और हरियाणा में 22,841 रुपए है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उड़ीसा में औसतन एक किसान परिवार की मासिक आय सिर्फ 5,112 रुपए है, बिहार में सिर्फ 7,542 रुपए, झारखंड में तो और कम है 4,895 रुपए केवल, और पश्चिम बंगाल में औसतन एक किसान परिवार की एक महीने की आय सिर्फ 6,762 रुपए। आज पूरे देश में हम किसी भी राज्य में जाएं, वहां हमें उत्तर प्रदेश और बिहार के ही मजदूर देखने को मिलते हैं। ये लोग शुरू से मजदूर नहीं थे, ये भी पहले किसान ही थे, लेकिन किसानों को उनका उचित मूल्य ना देने के कारण इन सभी ने भूखे मरने से बेहतर किसानी छोड़ना समझा और अपने राज्य से बाहर चले गए, क्योंकि मजदूरी में जो रोज की कमाई 500 से 700 रुपए है, वहीं किसानी में ये सिर्फ 27 रुपए एक दिन की है। कि बिहार सरकार बार बार किसानों के हितों की बात करती है, पर बिहार में लगभग हर जगह किसान एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस ना मिलने से परेशान है। पटना के पास फतुहा के किसानों का दर्द क्या है, सुनिए उन्हीं की जुबानी। दिक्कत यही है कि कोई अब सोचे कि धान में कुछ निकलेगा, घर से घाटा है। घाटा मतलब कैसा घाटा होगा? कैसा घाटा होगा, रेट है ये नहीं है धान के। धान 800 और 900 के मांग रहा है। जो अब धान लगाए सर, धान कोई लेने वाला नहीं है। अभी सरकार कहता है कि जो आप धान लगाए तो धान इतनी पर बिकेगा ब्लॉक में जाइए तो ब्लॉक कहता है कि मेरा गोदामे भरल है, अब नहीं लेंगे धान। लेकिन इतनी गरीबी में होने के बावजूद भी दूसरे राज्य के किसान इस आंदोलन में आना चाह रहे हैं, लेकिन सरकार इनको आने नहीं देना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जनता में ये मैसेज जाए कि आंदोलन सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान ही कर रहे हैं। कर्नाटक से दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसानों को देर रात भोपाल रेलवे स्टेशन पर उतारा गया है और उन्हें अब भोपाल में एक जगह हिरासत में लेकर रखा गया है। करीब 60 से ज्यादा किसान है, करीब 66 किसान हैं। दिल्ली में किसान आंदोलन होना है, उसके लिए ये कूच कर रहे थे। पहले ही गृह मंत्रालय को इस बात की जानकारी मिली थी कि अलग अलग जत्थों में किसान जो है वो दिल्ली पहुंच सकते हैं। आज हमारे देश की सच्चाई ये है कि हमारे देश में 3 से 4 फसलें ही ज्यादातर हो रही हैं, जैसे गेहूं, धान, मक्का या फिर गन्ना। क्यों? क्योंकि यही वो फसलें हैं जिन पर किसान को थोड़ा बहुत उचित मूल्य मिल रहा है, और जिन फसलों पर सरकार थोड़ा बहुत ठीक पैसा दे देती है, लोग ज्यादातर वही फसलें उगाने लगते हैं। हमारे देश में ज्यादातर दालें बाहर से इंपोर्ट की जाती है। अगर सरकार इन पर भी अच्छा मूल्य देती तो हमारे देश के किसान दालें भी उगाते, हर प्रकार की फसलें उगाते, जैसे पहले कभी उगा करती थी। लेकिन अब सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से ये सारी फसलें सिमट कर सिर्फ 3 या 4 फसलों पे ही रह गई हैं। आज आप हमारे देश के किसी भी गाँव में जाकर किसी भी बुजुर्ग से ये सवाल करें कि क्या वो अपने बेटे को किसान बनाना चाहता है क्या, तो उसका आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मेरा बेटा कुछ भी कर ले,
लेकिन किसान नहीं बनना चाहिए। जो किसान के ऊपर अत्याचार उन्होंने करे था ना अंग्रेजों ने, उससे आगे बढ़ रही है। हम तो वहीं चले जाएंगे। हमारे बच्चे हैं, उन्हें तो किताबों तक भी मोह नहीं रहने का, ना नौकरियों की आस रही, खेती वे नहीं करते। खेती तो सबसे घाटे का सौदा हो गया। आज अन्य हमारे नो कह रहे थे उत्तम खेती मध्यम बाढ़, आज खेती तो सब आदमी भागता जा रहा है। हमारे देश का दुर्भाग्य ये है कि जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना चाहिए, वो आज लोगों से ये सवाल पूछ रही है कि क्या ये सच में किसान भी हैं? इनके पास इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, इतने महंगे महंगे ट्रैक्टर हैं। ये लोग क्या समझते हैं कि किसान का मतलब सिर्फ गरीब होता है, वो हमेशा लाचार रहे, उसकी तस्वीर हमेशा ऐसी है कि वो हाथ जोड़े जमीन पर बैठा हुआ है और धरती टूटी हुई है। किसान तो वही होता है जो बस अपनी परेशानी सहता रहे और मजबूरी में खेत में काम करता रहे। वो अपने हक के लिए लड़ाई ना लड़े, वो आंदोलन करने दिल्ली ना आए, वो सरकार से सवाल ना पूछे, राजनीति से भी दूर रहे। इनके हिसाब से तो किसान का मतलब ये है कि जो लाचार है, गरीब है, अत्याचार सहने वाला है, उसके ऊपर कोई कितना भी अत्याचार कर ले, वो बस मेहनत से, लगन से अपने खेत में ही लगा रहे। किसान पैसे वाला नहीं हो सकता। अगर उसके पास गाड़ी दिख गई तो अरे गाड़ी चला रहा है किसान, ये तो गरीब होना चाहिए था, इसे तो बैलगाड़ी पे ही चलना चाहिए था बस। अब ये न्यूज वाले ये बात समझाने में लगे हैं कि अगर किसानों को एमएसपी दे दिया तो देश दिवालिया हो जाएगा। एमएसपी की कानूनी गारंटी क्यों मुमकिन नहीं है, आपको यह भी समझना चाहिए। 23 फसलों की एमएसपी पर खरीदारी के लिए कुल खर्च 17 लाख करोड़ रुपए आने का अनुमान। 17 लाख करोड़ रुपए, ये रकम भारत के कुल सालाना खर्च का लगभग 50% होगा। आप खुद सोचिए बॉस, अगर फसल की खरीद पर ही सरकार आधी जो उसकी कमाई है वो सारी आधी रकम खर्च कर देगी तो भारत की अर्थव्यवस्था का हाल क्या होगा? कोई विकास के लिए पैसा बचेगा बॉस कि सरकार अपने पूरे बजट का आधा पैसा सिर्फ एमएसपी पर खर्च कर देगी? लेकिन असल में इसकी जमीनी सच्चाई कुछ और है। दरअसल ये जो 10 लाख का आंकड़ा है जिसे मीडिया वाले दिन रात दिखाते रहते हैं, ये आंकड़ा सरकार ने अपने ही एक आदमी अनिल घनवट से कहकर निकलवाया था। जब इस बात की निष्पक्ष जांच की जाती है तो एक दूसरा ही आंकड़ा निकल कर आता है। ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2000 से लेकर 2017 तक 17 सालों में किसानों ने जिस कीमत में अपनी फसल बेची और जो एमएसपी सरकार ने तय किया था, इन दोनों कीमतों के बीच का फासला 17 सालों में कुल मिलाकर 45 लाख करोड़ रुपए आया था। यानी कि किसानों को जो एमएसपी मिलना चाहिए था और उससे कम में जो उन्होंने अपनी फसल बेचकर घाटा किया, उसका कुल जोड़ 45 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब अगर हम इस 45 लाख करोड़ के आंकड़े को 17 से भाग कर दें तो एक साल का आंकड़ा निकल कर आता है 2,65,000 करोड़ रुपए। ये 2,65,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पूरे 22 फसलों का था और इस 2,65,000 करोड़ के आंकड़े को दुगना भी कर दें तो भी ये आंकड़ा 5 लाख करोड़ के ही आसपास आता है। तो फिर ये इस 5 लाख करोड़ के आंकड़े को बार बार आप लोगों को 10 लाख करोड़ क्यों दिखाया जा रहा है? चलो इनकी ये बात मान भी लेते हैं कि किसानों को एमएसपी देने से 10 लाख करोड़ का खर्चा आएगा, तो हमारे देश का इस साल का बजट कितना है? 48 लाख करोड़ के आसपास का। और ये खर्चा कितना है? 10 लाख करोड़। यानी कि ये इस पूरे बजट का 20% ही है। हमारे देश में किसानों की जनसंख्या कितनी है? 70% से ज्यादा। तो क्या हमारे देश में जिनकी जनसंख्या 70% से ज्यादा है उनके लिए हम अपने बजट का 20% नहीं डाल सकते? और अगर किसानों को एमएसपी दे देने से देश दिवालिया हो जाएगा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम बनने से पहले देश को दिवालिया करने की बात क्यों कर रहे थे? किसान को जो इनपुट कॉस्ट आता है, पानी का खर्चा, मजदूरी का खर्चा, बिजली का खर्चा, बीज का खर्चा, खाद का खर्चा, दवाई का खर्चा, जितना भी उसकी लागत लगती है, उस लागत के ऊपर उसका 50% प्रॉफिट लिया जाएगा और उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस से खरीदा जाएगा। अब ये जो मीडिया वाले हैं या फिर ये जो यूट्यूब पर बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, ये यही समझा रहे हैं कि एमएसपी दे दिया तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। आज अगर सरकार ने किसानों की मांगों को मान लिया तो इससे इन फसलों का एमएसपी 25 से 30% बढ़ जाएगा, क्योंकि किसान चाह रहे हैं कि उन्हें ऊंचे दाम का एमएसपी मिले। और ऊंचा दाम कितना? जो सरकार दे रही है उससे कम 25 से 30% ज्यादा। इसलिए आज एक बड़ा सवाल यह भी है जो सबको सोचना होगा कि क्या हमारा देश और आप लोग महंगाई में 25 से 30% की वृद्धि के लिए तैयार हैं? एमएसपी देने से महंगाई बढ़ जाएगी। और आज जो इस देश में महंगाई बढ़ी हुई है उसका क्या? पेट्रोल महंगा है, खाने का तेल महंगा है, सब्जियां महंगी है, दालें महंगी है, गैस महंगी है। ये एमएसपी देने से महंगाई बढ़ गई है।
अभी तो किसानों को कोई एमएसपी नहीं मिल रहा, फिर ये महंगाई कैसे बढ़ गई? अब इन मूर्खों को कौन समझाए कि किसान को घाटा क्यों होता है? क्योंकि किसान के पास जो चीजें आ रही हैं वो महंगी है और किसान से जो चीज ली जा रही है वो सस्ती है। किसान का बीज महंगा है, किसान का पेट्रोल महंगा है, किसान की जितनी भी चीजें उसके खेत में लगती हैं वो सभी महंगी है और उसका सामान जो बिक रहा है वो सस्ता है। अगर उसकी लागत और उसका जो उसने सामान बेचा है वो उसका मूल्य थोड़ा सा ज्यादा होगा तभी तो किसान को फायदा होगा। तुम इन चीजों को सस्ता कर दो, किसान को नुकसान नहीं होगा। अब आप लोग मक्के का ही उदाहरण ले लो, 700-750 रुपए कुंटल में उठाया जाता है किसान के पास से मक्का, और यही मक्का 100 ग्राम 250 रुपए का मिलता है पिक्चर हॉलों के अंदर। अब ये जो रेट बढ़ा है ये किसने बढ़ा दिया? किसान को तो एमएसपी नहीं मिला तब भी रेट बढ़ गया। ऐसी आलू का भी है, किसान से बहुत सस्ते में आलू उठा लेते हैं और फिर चिप्स के पैकेटों में वही आलू 250-300 रुपए का भी देते हैं जिसके अंदर एक आलू भी ढंग से नहीं होता है चिप्स के पैकेट में। अब ये बुद्धिजीवी इस बात का एनालिसिस कर रहे हैं कि किसान को एमएसपी दे दिए तो महंगाई बढ़ जाएगी। इस सरकार ने बिजनेसमैनों का 14 लाख करोड़ रुपए माफ किया है। ये माफ करने से कितनी महंगाई बढ़ी इस बात का एनालिसिस नहीं हुआ इन पे। देश में बनी आज तक की सरकारों ने अगर किसानों की बात मान ली होती तो किसानों के आत्महत्या का दर कम हो गया होता कम से कम। दिसंबर 2023 को जारी राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल देश में लगभग 11,290 किसानों ने आत्महत्या की थी और ये 2021 के आंकड़ों से 3.7% ज्यादा है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर घंटे कम से कम 1 या 2 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब ये मीडिया वाले तो ऐसे दिखा रहे हैं कि किसान को कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत नहीं है तो हर साल किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं और ये आंकड़ा हर साल बढ़ता कैसे जा रहा है? ये सरकार और इससे पहले की बनी सरकारें किसानों को हमेशा सिर्फ वोट की तरह ही देखती आई हैं, क्योंकि किसी ने भी स्वामीनाथन के द्वारा पेश की गई रिपोर्ट को देश में लागू नहीं किया, न ही कांग्रेस ने किया और न ही बीजेपी ने किया। स्वामीनाथन ने बताया था कि किसान को उसकी लागत में 50% और मुनाफा जोड़कर देना चाहिए ताकि किसान खेती करता रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने उसको लागू नहीं किया है। और अब जब लोकसभा के इलेक्शन नजदीक आने वाले हैं और बीजेपी को किसानों के और जाटों के वोट चाहिए तो उन्होंने एस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा कर दी है। इस समय अगर स्वामीनाथन जीवित होते तो वो यही कहते कि मुझे भारत रत्न मत दो, किसानों को उनका एमएसपी दे दो, बस इससे ज्यादा और कोई मांग नहीं होती उनकी। सब लोग जिसको भी देखो यही कह रहा है कि ये किसान चुनाव से पहले क्यों दिल्ली आ रहे हैं, कि आखिर इसी समय चुनाव से ठीक पहले प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। कहीं इस प्रदर्शन के पीछे सरकार विरोधी कोई तैयारी तो नहीं? 2.5 साल पहले भी किसान दिल्ली आए थे, तब तो देश में कोई इलेक्शन नहीं था। पूरे 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे रहे, 750 किसान मर गए, तब भी सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। कब ली सुध? जब पंजाब के इलेक्शन नजदीक आ गए तो किसान भी इस बात को समझ गए कि ये लोग तो निर्दयी लोग हैं, इनको तो लोगों के मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से फर्क पड़ता है। तो वो लोग भी फिर समझदारी से इलेक्शन से बिल्कुल नजदीक आए हैं दिल्ली के पास। आज सत्ता में आने के बाद मोदी सिर्फ अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से प्रेरित होकर देश को विकसित करना चाहते हैं, लेकिन ये लोग अमेरिका की प्रेरणा भी ढंग से नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी सरकार तो अपने हर किसान को डोमेस्टिक सपोर्ट के नाम पर सालाना $60,586 यानी कि 42 लाख रुपए की सब्सिडी देता है। लेकिन हमारे देश में किसानों को एमएसपी मांगने के लिए लाठियां खानी पड़ती हैं, गोलियां खानी पड़ती हैं। जब हम कहते हैं कि एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाइए तो उसका मतलब ये नहीं है कि सरकार खरीदेगी, उसका मतलब है कि प्राइवेट ट्रेड हो या कंपनियां हो या सरकार के जो बाकी एजेंसीज हैं जो खरीदती हैं वो सब के सब उस बेंचमार्क से कालाबाजारी बंद होगी सीधे सीधे। बिल्कुल ठीक है आपने। अगर स्पेन ये कर सकता है, स्पेन एक कानून लेके आ सकता है जिसने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से नीचे की जो खरीद है वो बंद कर दी है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते उस समय? क्या कारण है संदीप जी कि जो कंज्यूमर को प्राइस मिलता है उसका 50% किसान को नहीं मिल सकता? ऐसे ये न्यूज वाले ये किसानों की समस्या नहीं बताते। अगर किसी खालिस्तानी ने कोई बयान दे दिया है तो उसको टीवी पे दिखाते हैं। भारत के दुश्मन और विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कैसे धमकी दे रहा है, एक बार जरा उसको सुनिए। दिल्ली दे कोलों मंगिया अज तक कुछ नहीं मिलिया, फसलां थोड़ियां, जमीनां थोड़ियां ते काबज है हिंदुस्तान दी हिंदू हुकूमत दिल्ली तो चलदी। दिल्ली मलनी पैनी है पंजाब दे किसानों ते नौजवानों।
जब भीड़ इकट्ठी होती है तो सब लोगों को लगता है कुछ ना कुछ फायदा उठा लिया जाए इसका। अब जैसे खालिस्तानी है, कनाडा में बैठते हैं, बाहर विदेशों में बैठते हैं, लेकिन बस एक बयान दे देते हैं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, इनको एमएसपी से कोई मतलब नहीं है, इनको खालिस्तान का सिर्फ प्रोपेगेंडा करने से मतलब है, तो बस एक अपना बयान दे दिया। अब इनके बयान का ना भारत में कोई मतलब है ना विदेश में ही कोई मतलब है, लेकिन इन मीडिया वालों को बड़ा मतलब है। ये उनका बयान ऐसे दिखाएंगे ताकि देखने वालों को ये लगे कि अरे उसने बयान दिया है तो जरूर इन किसानों का और इस वाले का कुछ ना कुछ तो आपस में संबंध होगा, ये जिसने खालिस्तान का बयान दिया है। अब क्या इस भीड़ से सिर्फ खालिस्तानियों का ही फायदा होता है? नहीं, सबका फायदा होता है। ये जो विपक्ष में बैठे हुए हैं इनको भी मौका मिल जाता है, किसान इकट्ठे हुए हैं तो अपनी बात पेल दो। अब जैसे कांग्रेस वाले हैं, ये एमएसपी की बात बार बार उड़ा रहे हैं कि एमएसपी मिलना चाहिए। जब इनकी सरकार थी इन्होंने कौन सा दे दिया था एमएसपी? ये भी नहीं देते। आज ये अगर सरकार में आ जाए ये आज भी नहीं देंगे। जैसे ये सरकार नहीं दे रही वैसे ये भी नहीं देंगे। भीड़ का फायदा ये भी उठाते हैं, भीड़ का फायदा विपक्षी पार्टी भी उठाती है, ये खालिस्तानी भी उठाते हैं और आज की सरकार भी उठाती है, बीजेपी भी उठाती है। इस सरकार ने अपना ही एक पुलिस वाला किसानों के बीच में सिविल ड्रेस में भेज दिया और इस पुलिस वाले ने सिविल ड्रेस में यानी कि किसानों के भेष में पुलिस वालों पर पत्थर चलाए। ये पुलिस वाला और भी बड़ी गड़बड़ कर सकता था, वो तो किसानों ने से पकड़ लिया वहां पर। हेलो, हाँ अवतार। हाँ सर, ठीक आ गया है, बोल ठीक है, चल रहे करने। हाँ शांति है। मैं तो उधर ही आना था यार, तो देखता हूँ जिंट में जाके ना फिर कैंप में जीआरपी में। अच्छा, दूसरी गाड़ी में आऊंगा। तुम करो घर बैठे ड्यूटी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? अवतार सिंह जी, बहुत वधिया माहौल है ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਾ ਰਚਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨੀਲਵਿਜ ਤੇ ਖੱਟਰ ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਵਾ के किसानों ਨੂੰ बदनाम कर रहे हो ना, चंगी गल नहीं है। अब ये मीडिया का आदमी शराब को ऐसे दिखा रहा है जैसे गाड़ी में से आरडीएक्स पकड़ लिया हो। ये देखो किसानों की गाड़ी में से आरडीएक्स मिला है। शराब के नशे में ट्रैक्टरों पर चलाया जा रहा है। पुलिस सामने खड़ी होकर समझाती रही, उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। ना मीडिया कर्मियों को देखा जा रहा है, ना आम लोगों को देखा जा रहा है। और ये देखिए, एक नहीं पूरे के पूरे गत्ते हैं। ये देखिए पूरे के पूरे गत्ते। इसमें देशी शराब भी है, इसमें नमकीन भी रखा गया है, अंग्रेजी शराब की बोतलें भी शामिल हैं। और इन गद्दों के नीचे न जाने क्या क्या छिपा कर रखा गया होगा। क्या ये आंदोलनकारी थे? क्या ऐसे ही किसानों का आंदोलन होता है? क्या इसी तरह के आंदोलन को करने के लिए सरकार से और पुलिस से अनुमति मांगी गई थी? ये तस्वीरें बहुत चौंकाती हैं, बहुत हैरान करती हैं कि किसानों के आंदोलन में ये कैसे लोग घुस आए थे जिन्हें अपने देश की चिंता नहीं है, अपने देश की कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। शराब से इतनी दिक्कत है तो पूरे देश में बंद क्यों नहीं करवा देते शराब? हम लोग तो कितने साल से ये बात कह रहे हैं कि शराब पूरे देश में से बंद होनी चाहिए, सभी समस्याओं की जड़ है शराब। लेकिन नहीं, ये कंपनी वाले जब शुक्रवार शाम को अपना काम खत्म करके घर लौटते हैं तो घर जाने से पहले बीच में शराब के ठेकों से होते हुए जाते हैं। ये शराब पिए तो कोई दिक्कत नहीं। ये खुद मीडिया वाले, ये जिनकी जब छुट्टियां होती हैं शाम को जाके ये सब बार में जाके शराब पीते हैं। शहर में जो इतने बार खुले हुए हैं इनमें कौन जाता है? इनमें सब कंपनी वाले, एमएनसी में जितने लोग काम करते हैं वो सब शाम को शराब पीने जाते हैं। ये मीडिया वाले खुद शराब पीते हैं, मंत्री खुद शराब पीते हैं, सेना के अंदर जितने जवान हैं वहां पर शराब पीना एक स्टेटस की तरह ले लिया गया है। अब एक बड़ा अधिकारी एक छोटे अधिकारी को शराब पिलाता है, ये एक स्टेटस का सिंबल है। तो वहां पर शराब पिए तो कोई दिक्कत नहीं है। किसानों के पास से शराब की बोतलें मिल गई तो बहुत बड़ी दिक्कत है। मतलब कि जब देश में लॉकडाउन खुला नहीं था तो सबसे पहले शराब के ठेके खोले थे इस सरकार ने। कुछ भी नहीं खुला था, सरकार शराब के ठेके खोले थे जैसे लोगों को शराब की प्यास लग रही थी। आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि इस समय किसान आंदोलन सिर्फ हमारे भारत देश में नहीं हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से फ्रांस, इटली, रोमानिया, पोलैंड, ग्रीस, जर्मनी, पुर्तगाल और नीदरलैंड में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। फ्रांस में तो किसानों ने सड़कें ठप कर दी हैं और फिर यूक्रेन दूतावास पर मशीन से खाद की बौछार भी कर दी उन्होंने। बेल्जियम में किसानों ने यूरोप के सबसे बड़े बंदरगाह एंटरवर्प पहुंचकर कामकाज रोक दिया। जर्मनी में बर्फबारी के बीच किसानों ने हैम्बर्ग, कोलोन, न्यूरेमबर्ग और म्यूनिख समेत कई शहरों में आवाजाही ठप कर दी है। वहां हर जगह किसान करीब 2000 ट्रैक्टर लेकर पहुंच गए थे। फ्रांस के लियोन और टोलोसी शहरों में किसान सड़कों पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं और राजधानी पेरिस जाने का रास्ता बंद कर दिया।
यूरोप के किसान यूक्रेन से अनाज, चीनी और मीट के सस्ते आयात का विरोध कर रहे हैं और अब यह आंदोलन इंग्लैंड भी पहुंच गया है। इन देशों में हो रहे किसानों के इस आंदोलन में इन लोगों ने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया, लोगों को भी असुविधा हुई, लेकिन वहां के लोग और वहां की मीडिया किसानों के साथ खड़ी हुई है। वहां पर किसी ने भी इन किसानों को अराजकतावादी या आतंकवादी तो कम से कम कभी नहीं बोला। ये किसान अपनी सवारी ट्रैक्टर से ही पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ट्रैक्टर लेकर आ गए तो इन्हें आतंकवादी बोल दिया कि ट्रैक्टर लेके कैसे आ सकते हैं दिल्ली के अंदर। और हमारे देश में भी दिल्ली के अंदर जो लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है वो किसानों की वजह से नहीं हो रही है। किसानों ने लोगों का रास्ता नहीं रोका है, सरकार ने रोका हुआ है किसानों का रास्ता, इसीलिए लोगों को दिक्कत हो रही है। पिछली बार भी 2.5 साल पहले भी जब किसान दिल्ली आए थे तो उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉलियां जहां की तहीं खड़ी कर दी थी, फिर भी उन ट्रैक्टर ट्रॉलियों के बीच से कार, बस, बाइकें जा सकती थी, लेकिन आदमी जाके रुकता कहां था? जहां पर बैरिकेड लगे हुए थे। बैरिकेड किसने लगाए थे? सरकार ने लगाए थे। अगर सरकार उनको रास्ता दे देती तो लोगों की आवाजाही होती रहती। ये हमारी सरकार इतनी निर्दयी हो गई है कि इन्होंने किसानों को देश की राजधानी में आने से रोकने के लिए इतने महंगे महंगे उपकरण लगवा रखे हैं। इसने भीड़ को दिल्ली पहुंचने पर तितर बितर करने के लिए साउंड कैनन को तैनात किया गया है। ऐसे खतरनाक डिवाइस इनसे देश की बॉर्डर पर नहीं लगवाए गए। चीन के सैनिक हमारी बॉर्डर के अंदर तक आ गए हैं। रेजांगला, जिसको हमारे सैनिकों ने जीता था, वहां पर जो मेमोरियल था उसको सरकार को तोड़ना पड़ गया क्योंकि वो सरकार ने अब नो मैंस लैंड घोषित करा है, क्योंकि चीन हमारे और अंदर तक आ गया देश के। अब जब हम लोग इस तरीके की बात करते हैं तो लोग बोलते हैं ये बीजेपी का विरोध कर रहा है, ये पक्का कांग्रेसी होगा। कांग्रेसी कोई नहीं है, देशभक्त है हम लोग। जब ये कांग्रेस की देश में सरकार थी उसी समय स्वामीनाथन ने अपनी रिपोर्ट लागू करी थी। तब ये कांग्रेस की सरकार थी जिसने ये रिपोर्ट लागू नहीं करी थी। और अब ये देखो राहुल गांधी क्या कह रहा है कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। जब इनकी सरकार चल रही थी तब क्यों नहीं लागू कर दिया इन्होंने? अब लागू करेंगे ये। अब जब किसान इतना विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का इनको विरोध करना है, तब ये लागू कर देंगे। यहाँ पर ये दोनों ही दोगले हैं, दोगले। इनकी किसी की बातों में आप लोग ना आए। अभी मीडिया जानबूझकर किसानों की मांगों को जनता के सामने नहीं आने दे रही है क्योंकि उनकी मांग जायज है। किसानों की लगभग 13 मांगों में से एक एमएसपी तो है ही, लेकिन इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण मांग ये भी है कि हमारा देश भारत विश्व व्यापार संगठन से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौते जैसे एफटीए को खत्म कर दे। ये मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि मुक्त व्यापार समझौते किसी भी दो देश, एक देश और देशों के समूह या किसी संगठन के बीच होता है। इसके तहत दो देशों के बीच तमाम टैक्स जैसे कि सीमा शुल्क, सब्सिडी और अन्य चीजों को आसान बनाया जाता है और विदेशी कंपनी देश में आकर अपनी मोनोपोली बना लेती है। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे देश में आती हैं। इन विदेशी कंपनियों के पास बहुत सारा पैसा होता है। पैसा होने की वजह से ये लोग बहुत सस्ते में बहुत सारे सामान बेच लेते हैं। इससे होता क्या है, जो हमारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं धीरे धीरे वो बंद हो जाती हैं क्योंकि उनके पास महंगा सामान होता है, उनकी लागत थोड़ी ज्यादा होती है। इन बड़ी कंपनी के पास बहुत सारा पैसा होता है, इसीलिए वो सामान को सस्ते में बेच पाती हैं। सस्ते में बेचने की वजह से लोग इनके पास से ज्यादा लेते हैं, अपने आसपास के छोटे व्यापारियों से कम लेते हैं। 1-2 साल के अंदर इन छोटे व्यापारियों की दुकानें बंद हो जाती हैं। फिर ये कंपनियां क्या करती हैं, फिर उन्हीं सामानों का रेट बढ़ा देती हैं। तो इससे हमें 2 प्रकार का नुकसान होता है। सबसे पहला तो ये कि जो छोटे व्यापारी है वो खत्म हो जाते हैं और आप लोगों को भी सामान एक समय तो सस्ता मिलता है लेकिन बाद में जाके बहुत महंगा हो जाता है। इस बात को आपको अमेज़न के उदाहरण से समझाता हूँ। अमेज़न कंपनी जब भारत में आई तो शुरुआत में उसने बहुत सारी चीजें फ्री में दी थी। पहले उसकी डिलीवरी बिल्कुल फ्री हुआ करती थी, अगर कुछ लोगों को याद हो तो। जैसे जैसे धीरे धीरे छोटे व्यापारी खत्म होते गए, लोग इन अमेज़न जैसी कंपनियों पर निर्भर हो गए। तो अमेज़न ने फिर क्या करा, फिर धीरे धीरे अमेज़न ने अपने रेट बढ़ाने शुरू करे। पहले अमेज़न और लोगों के मुकाबले में चीजें सस्ती दिया करता था ताकि लोग ज्यादा उसके पास आ जाए। जैसे पूरा मार्केट अमेज़न की तरफ शिफ्ट हो गया, वैसे ही अमेज़न ने अपना सारी चीजें शुल्क बढ़ा दी। अपना फिर उसने भेजने का भी खर्चा मांगने लग गया है अमेज़न। पहले नहीं मांगा करता था डिलीवरी चार्जेस, अब अमेज़न डिलीवरी चार्जेस मांगता है। तो इससे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत चलते भारी कंपनियां हमें लूट लेती हैं। जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आके लूट रही थी, उसी प्रकार से आज भी कंपनियां लूटती हैं। अब ये जो किसान हमारी सरकार को WTO के एग्रीमेंट से बाहर आने की बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत गहरी बात है।
ये जो WTO के एग्रीमेंट होते हैं, इन एग्रीमेंटों में ही ये बात है कि हमारे देश की सरकार हमारे किसानों को MSP नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि ताकि पूरी दुनिया का ट्रेड का बैलेंस बना रहे। होता क्या है कि जैसे अमेरिका है या और कोई भी देश है, वो देश अपने किसानों को भर भर के सब्सिडी दे रहे हैं। उनके देश में बना हुआ अनाज पूरी दुनिया में जा रहा है, लेकिन वहीं उन्होंने हमारे देश के ऊपर क्या सैंक्शन लगाए हुए हैं कि हम अपने किसानों को सब्सिडी नहीं दे सकते। हम अपने किसानों को अगर उचित MSP दे देंगे तो किसान ज्यादा पैदावार करेंगे, ज्यादा पैदावार होगी तो किसान उन्हें ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो अमेरिका या दूसरे देशों में ज्यादा अनाज जाने लगेगा। वो अनाज सस्ता होगा तो वहां के लोग उस अनाज को इस्तेमाल करेंगे और वहां के किसान खत्म हो जाएंगे। तो अपने देश के किसानों को बचाने के लिए अमेरिका जैसे देश इसी प्रकार के एग्रीमेंट करवाते हैं पूरी दुनिया से। तो हम इस एग्रीमेंट को क्यों माने? हम अपने देश के किसानों को मरने दें इस प्रकार ताकि अमेरिका के किसान बचे रहें। अमेरिका के किसान को बचाने के लिए हम अपने देश के किसानों को मार दे। तो इसीलिए भारत को इन एग्रीमेंटों से बाहर निकलना चाहिए, ताकि हमें सबसे पहले अपने किसानों के बारे में देखना है। हमें इन एग्रीमेंटों के बारे में नहीं देखना है कि पूरी दुनिया में किसानों का क्या हाल चल रहा है। पहले हमें अपने किसानों के बारे में देखना होगा, बाद में हम पूरी दुनिया के किसानों को देखेंगे। जब तक भारत इन WTO के एग्रीमेंट से बाहर नहीं आएगा, तब तक देश में किसी की भी सरकार आ जाए, देश को इन एग्रीमेंट को मानना पड़ेगा और हमारे देश के किसान इसी तरीके से मरते रहेंगे। अब आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे देश में किसानों की स्थिति है, ये सिर्फ हमारी सरकार के स्तर तक नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर तक है। पूरी दुनिया में जिन लोगों ने एक समय पर बैंकिंग सिस्टम की शुरुआत करी थी, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों के कब्जे में है। पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्हीं लोगों ने बनवाई हैं। जैसे ये WTO के एग्रीमेंट यही लोग करवाते हैं, वर्ल्ड बैंक उन लोगों ने ही बनवाया है, IMF उन लोगों ने ही बनवाया है, यूनाइटेड नेशंस इन लोगों ने ही बनवाया है, ताकि पूरी दुनिया पे एक तरीके से कंट्रोल किया जा सके। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं बनवाई इन लोगों ने। पूरी दुनिया की राजनीतिक व्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्था बनवाई। पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को कंट्रोल करने के लिए WHO जैसी संस्था बनवाई है। आपने एक समय पे देखा होगा कि जब देश में पिछले कुछ साल पहले एक बीमारी आई थी, उस बीमारी के आने के बाद इसी संस्था ने पूरी दुनिया को ये गाइडलाइन दी थी कि आप अपने देश में ये करिए, आप अपने देश में ये करिए। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि दुनिया इस तरफ जा रही है कि पूरी दुनिया में एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की इन लोगों की तैयारी है, जिसके अंदर पूरी दुनिया में ये लोग चाहते हैं कि एक ही करेंसी हो, पूरी दुनिया में एक ही सरकार हो। और इसी के अंतर्गत चलते हुए ये जो किसान हैं, ये लोग आज मुक्त हैं और ये लोग उनके सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसीलिए ये लोग हमारे देश के किसानों को और हमारे देश के छोटे व्यापारियों को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि सही मायने में यही लोग आज़ाद हैं। छोटे व्यापारी जब मर्जी चाहे अपनी शटर डाउन करा और आंदोलन करने चले गए। किसान को जब मर्जी चाहा वो आंदोलन करने जा सकता है, लेकिन एक नौकरी करने वाला आदमी सही मायने में गुलाम है। वो अपने बॉस का गुलाम है, उसे लोन देने हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें चुकानी है, इसलिए वो गुलाम है, इसलिए वो लड़ नहीं सकता। इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि लोगों के सारे रोजगार खत्म करके उन्हें धीरे धीरे नौकर बनाया जाए, ताकि वो लोग इन लोगों के खिलाफ लड़ ना पाए और ये लोग पूरी दुनिया पे अपना कब्जा कर सके। इसी तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि ये जो संस्थाएं हैं पूरी दुनिया की, ये हमारे देश को गुलाम बनाने की तैयारी में है। और ये जो आज किसान लड़ रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होकर, ये समझिए कि ये आपको बचाने के लिए लड़ रहे हैं। भले ही उनको ना पता हो कि ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है, लेकिन जाने अनजाने में वो आपके लिए लड़ रहे हैं। आज अगर आप अमेरिका जैसे देश को देखेंगे तो उसके अंदर किसान ज्यादा खेती नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटे मोटे किसान ही हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं। ज्यादातर वहां पर बड़ी बड़ी कंपनियां खेती कर रही हैं। ये कंपनियां जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड इस्तेमाल करती हैं और जहर डाल रही हैं खेती के अंदर। हमारे यहाँ तो फिर भी अभी भी ये जो चुनिंदा किसान है, ये फिर भी कुछ हद तक खेती कर पा रहे हैं, जिससे आप लोग अभी तक जीवित हैं। जिस दिन भारत के अंदर कंपनियां खेती करने लगेंगी, उस दिन आपके बच्चे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ही सामान खा रहे होंगे और ये जहर खा रहे होंगे। अमेरिका के अंदर कोई भी ठेली लेके सब्जियां बेचने नहीं आता है। वहां पर आपको अगर सब्जी लेनी है तो आपको मॉल के अंदर ही जाना है, जो कि पैकेट में बंद मिलती है और वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होती है, जिससे आगे चलकर लोगों को कैंसर जैसी बीमारियां हो रही है और उनके बच्चे पैदा करने तक की क्षमता कम हो रही है। लेकिन आज भी भारत के अंदर आप कहीं पर भी जाएंगे तो सड़क पर या फिर ठेली लेके कोई ना कोई आपको सब्जी बेचता हुआ मिल जाएगा, जो कि खेत से ही लेकर आया है। तो जब तक भारत के अंदर ये व्यवस्थाएं चल रही हैं, तब तक समझिए कि आप बचे हुए हैं। जब तक किसान वहां पर खड़े होकर अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, ये समझिए कि वो आपके अस्तित्व के लिए भी लड़ रहे हैं। वरना सरकार में बैठे लोग तो हमारे देश को बिल्कुल उसी प्रकार से बनाना चाहते हैं जैसी व्यवस्था आज अमेरिका के अंदर चल रही है। अमेरिका के अंदर मॉन्सेंटो नाम की कंपनी ही खेती कर रही है बड़े पैमाने पर, और
वही कंपनी सारे फूड चेन्स की मालिक है। आप जितनी भी देश के अंदर या दुनिया के अंदर भी कंपनियां देखेंगे, उनकी पेरेंट कंपनी एक या दो ही है, और ये मोनसेंटो जैसी कंपनी उनकी पेरेंट कंपनी है। और ये कंपनियां भी इन्हीं लोगों ने स्थापित करवाई थी, जिनका आज पूरी दुनिया में बैंकिंग सिस्टम चल रहा है। इन्हीं लोगों ने कंपनियां बनवाई ताकि पूरी दुनिया के खाने पर ये लोग कंट्रोल कर सके। इन्होंने ही पूरी दुनिया की शिक्षा व्यवस्था पे कंट्रोल किया एक समय पर, जिसके अंदर ये मेडिकल व्यवस्थाएं भी आती हैं। इन्हीं लोगों ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी कब्जा किया था, जब इन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपना बैंकिंग सिस्टम चालू किया था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी इन्हीं लोगों के कब्जे में है। हमारे देश में आज भी सरकार कर्ज पर ही पैसा लेती है, और इसीलिए हमारे देश में हमारी सरकारें ना तो किसानों को उनका मूल्य दे पाती है, ना ही व्यापारियों को उनका मूल्य दे पाती है। इन सभी व्यवस्थाओं को और इस षड्यंत्र को अगर आपको गहराई से समझना है तो आपको बैंकों का मायाजाल किताब पढ़नी पड़ेगी। वो किताब अगर आपने पढ़ ली तो आपको समझ आ जाएगा कि आज हमारे देश भारत में और पूरी दुनिया में ये किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और क्यों कुछ कंपनियां ही पूरी दुनिया पर शासन कर रही हैं। और क्या सिर्फ ये कंपनियों तक ही सीमित है? नहीं, इन कंपनियों के ऊपर भी बैंक बैठे हुए हैं, और उन बैंक्स के ऊपर भी कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को शासित कर रखा है। और उन लोग के ऊपर भी कुछ 13 परिवार ही हैं। ये 13 परिवार ही पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। और इन 13 परिवारों का इतिहास क्या है, इसको जानने के लिए आपको वो किताब पढ़नी बहुत जरूरी है। इसीलिए अब समय आ गया है कि इस मीडिया को छोड़कर आप अपनी खुद की रिसर्च करें, खुद जानें कि आखिरकार ये दुनिया में चल क्या रहा है। इन लोगों से लड़ने के लिए हम लोगों ने एक संगठन बनाया है। उस संगठन से जुड़ने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क करें। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।